हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका आप सबका एम विथ राजेंद्र के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूं और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जो आपके आने वाले सुपर टेट 2021 और यूपीटीईटी के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो जो सीरीज़ हम चला रहे थे अभी क्वेश्चंस की, उन्हीं को आगे उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि जो लेवल होता है स्पेशली बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, वो लगभग एक सा ही होता है दोनों एग्जाम्स में। यूपीटीईटी में उसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और जो सुपर टेट है आने वाला, उसमें भी वही क्वेश्चंस आएंगे। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरीके से, क्वेश्चंस का लेवल जो होगा वो इसी प्रकार का होगा जो आपके एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ में एमपी टेट और एच टेट जितने भी ऑल इंडिया टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें भी यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, सामाजिकरण यानी, तो सामाजिकरण का माध्यम पूछा गया है। इसमें ऑप्शंस हैं ए मीडिया, ऑप्शंस बी परिवार, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी सरकारी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब देंगे पहले। तो जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो फैमिली के बीच में रहता है, यानी परिवार के बीच में रहता है। तो जो उसका पहला सामाजिकरण होता है वो परिवार के साथ ही होता है। तो परिवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब कभी क्वेश्चन आ जाता है ऐसे ही कि बच्चे का पहला टीचर कौन होता है, तो उसकी माँ उसका पहला टीचर होती है, फर्स्ट टीचर मदर होती है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले, बच्चे का जो सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है वो मदर के साथ होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा एज पर दी प्राइमरी सोशलाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की ऑप्शंस हैं मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, ऑप्शन बी प्राथमिक एजेंसियां हैं, ऑप्शन सी मध्य एजेंसियां हैं, ऑप्शन डी द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब देंगे। तो ये जो परिवार और पास पड़ोस यानी कि फैमिली एज वेल एज नेबरहुड, तो ये बच्चों के सामाजिकरण में किस प्रकार का रोल प्ले करते हैं? तो बच्चा सबसे पहली इकाई जो होती है फैमिली होती है, जो बेसिकली सबसे फर्स्ट यूनिट होती है। बच्चे का सोशलाइजेशन फैमिली के बीच होता है, जैसे अपन ने डिस्कस किया लास्ट क्वेश्चन में, तो हम डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा जो है पास पड़ोस यानी नेबरहुड, तो वो भी कहीं ना कहीं जो प्राथमिक सोशल एजेंसीज होती है उसी में आ जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए या होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक एजेंसियां यानी प्राइमरी एजेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी अनुबंधन, ऑप्शन नंबर सी दंड, ऑप्शन नंबर डी यंत्रवत याद करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे पहले। तो जो संरचनावादी उपागम है यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, तो उन्होंने ज्ञान की संरचना के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बताया है? तो उन्होंने बताया था कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान यानी जो प्रीवियस नॉलेज होता है स्टूडेंट का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, CWSN का अर्थ है, तो इसका फुल फॉर्म बताना है CWSN। स्पेशल नीड्स, तो ये होता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड या फिर
विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में अगर अपन रखें तो इस क्वेश्चन को रख सकते हैं। सो हम इस क्वेश्चन को कहेंगे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जिसका मतलब चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, जो इसका फुल फॉर्म होगा CWSN का। ऐसे बच्चे जिनकी जो आवश्यकता होती है, विशिष्ट होती है, ये सबसे डिफरेंट होती है, बिकॉज जो क्लास होती है उसमें हर तरीके के बच्चे बैठते हैं और हर बच्चे का अपना एक अलग लेवल और स्टैंडर्ड होता है अंडरस्टैंडिंग का। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ दृष्टिबाधित भी होते हैं, कुछ को सुनने में प्रॉब्लम है, कुछ को बोलने में प्रॉब्लम है, कुछ को दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरीके के जब सभी बच्चे एक क्लास में बैठेंगे तो हर एक बच्चे की नीड जो होगी वो स्पेसिफिक होगी। तो ये ऐसे बच्चों को अपन चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? तो ऑप्शंस हैं साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर B है विश्वास, ऑप्शन नंबर C है वृत्तिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर D है संप्रेषण। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब देंगे। तो जो ऑप्शंस दिख रहे हैं एज पर दी ऑप्शंस, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, विश्वास यानी रिलायबिलिटी और संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। तो ये परामर्श का एक तत्व, ये परामर्श के तत्व हैं। और बाकी जो वृत्तिक वृद्धि है ये थोड़ा सा डिफरेंट ऑप्शन दिख रहा है। तो एज पर दी क्वेश्चंस डिमांड जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C यानी वृत्तिक वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज मैं अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। तो ये जो कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस दी थी, 3 स्टेज, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, जिन्होंने हर स्टेज के 2 लेवल्स बताए थे। तो उसमें एक कंडीशन इन्होंने बताई है, एक लड़की है जिसका नाम नूर है, तो वो स्कूल गई और वो लंच बॉक्स लाना भूल गई। तो उसने अपनी फ्रेंड तान्या से कहा कि आज तुम अपना लंच मेरे साथ शेयर करोगी क्योंकि मैंने कल अपना लंच तुम्हारे साथ शेयर किया था। तो ये स्टेज कौन सी स्टेज को दर्शाती है? ये जो कंडीशन बताई गई है ये कोलबर्ग की किस स्टेज को दर्शाती है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ऑप्शंस हैं फर्स्ट कानून एवं व्यवस्था, पक्षपात परंपरागत, पक्ष परंपरागत यानी पोस्ट कन्वेंशनल, लॉ और ऑर्डर की स्टेज होती है जो, ये वो है। ऑप्शन नंबर B है आज्ञा पालन, जो कि ओबीडियंस, पनिशमेंट और ओबीडियंस की एज होती है, स्टेज होती है। तो उसका होता है पूर्व परंपरागत यानी प्री कन्वेंशनल लेवल। थर्ड होती है अच्छा होना, परंपरागत, तो ये परंपरागत कन्वेंशनल स्टेज। गुड बॉय और गुड गर्ल की जो स्टेज होती है, गुड बॉय जब बच्चा खुद को अच्छा प्रदर्शित करना चाहता है कि वो पेरेंट्स के सामने एक अच्छी इमेज बनाए, गुड बॉय और गुड गर्ल की एज कहलाती है जो। नेक्स्ट है आदान प्रदान, यानी कि जो परंपरागत, इसी का जो ये स्टेज होती है कन्वेंशनल लेवल, सेकेंड लेवल होता है जो कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट का, उसमें ही आता है आदान प्रदान, यानी कि कन्वेंशनल स्टेज में आता है कि बच्चे ने उसको कुछ दिया और अब वो कहेगा कि तुम मुझे भी दो, यानी कि टिट फॉर टैट की स्टेज भी कहते हैं। टिट फॉर टैट होता है इसमें, बच्चा कहता है तुम मुझे मारोगे मैं तुम्हें मारूंगा, तुम मुझे गिफ्ट दोगे, तुम मुझे आज चॉकलेट दोगे मैं तुम्हें कल चॉकलेट दूंगा। तो इस टाइप से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो डेवलपमेंट, चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है उसको देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज A, विकास की गति और बालक और बालिकाओं में एक समान होती है। ऑप्शन नंबर B, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन नंबर C, विकास केवल आनुवंशिकी का परिणाम है। ऑप्शन नंबर D, विकास सतत प्रक्रिया नहीं है। जो ऑप्शंस हैं इसमें, तो ये तो जो दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बालक और बालिकाओं में एक समान होती है। तो ये क्वेश्चन ये कहना सही नहीं होगा।
विकास की गति, क्योंकि जो स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस में भी वेरी कर सकती हैं। ऑन दी अदर हैंड विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा पहले आप सब बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, सामान्य यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर आती है स्पेसिफिसिटी। जैसे कि बच्चा जब पहले पैदा होता है तो वो क्या करता है, रोता है जब तो पूरी बॉडी हिलाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब सपोज उसे पेन पकड़ना है तो पेन पकड़ने के लिए उसको स्पेसिफिक हैंड का यूज़ करना पड़ेगा या अपनी फिंगर्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो बच्चा जब छोटा होता है या वो जब सपोज 10 महीने या 1 साल का 10 महीने और पहले 6 महीने तक का रहेगा, 6 महीने से पहले तक वो इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो पेन को होल्ड कर पाएगा। वो पूरा हाथ उसका कंट्रोल नहीं रहता अपनी मसल्स पर, जो उसकी छोटी वाली मसल्स होती हैं तो माइक्रो मसल्स पर उसका कंट्रोल नहीं होता, तो वो नहीं पेन को पकड़ सकता है। बट धीरे धीरे जैसे उसका ग्रैपिंग की कैपेसिटी आएगी उसमें, तो वो पेन पकड़ सकता है, उसमें स्पेसिफिसिटी आ जाएगी। तो पहले क्या होगा, विकास जनरल होगा, फिर उसके बाद आता है विशिष्ट। तो जनरल से विशिष्ट की ओर अग्रसर होना ही विकास के संदर्भ में सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे, ऑप्शंस हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वे अच्छी तरह से वर्दी पहनकर स्कूल आते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, वे सभी उपस्थिति में नियमित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हैं, वे शिक्षा से स्पष्टीकरण प्राप्त करना, यानी कि बच्चे अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए टीचर्स से क्वेश्चनिंग करते हैं। क्वेश्चनिंग एक बहुत अच्छा मेथड होता है लर्निंग के लिए या फिर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए। तो ये सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो यही है कि शिक्षक से स्पष्टीकरण, यानी जो भी उनके कॉन्सेप्ट है उनको क्लैरिफाई करने के लिए वो टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए उत्तेजना यानी एक्साइटमेंट, ऑप्शन नंबर बी यानी स्मृति मेमोरी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी जिसको डर कहेंगे, और ऑप्शन नंबर डी ध्यान। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डर। तो डर एक संवेग है, यानी एक इमोशन की कैटेगरी में रखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 इज, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ने की विधि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए चयनित अनुदेशन, ऑप्शन नंबर बी सटीक शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी त्रुटिहीन अनुदेशन, और ऑप्शन नंबर डी विभेदी अनुदेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर डी विभेदी अनुदेशन, यानी डिस्क्रिमिनेटेड इंस्ट्रक्शंस। तो बच्चों की जो कठिनाइयां हैं हर एक बच्चे की या जो भी लर्नर है,
तो उनके व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर, जो उनकी पर्सनल कैपेसिटी है, कॉम्पिटेंसी है, उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ने की विधि जो होती है, उनके लेवल्स को, हर एक बच्चे का अलग लेवल होगा और उसके लेवल को देखते हुए जो पढ़ने की विधि होगी उसको विभेदी अनुदेशन या डिस्क्रिमिनेटेड इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में रखा जाएगा और उसको यही कहा जाता है। बाकी जो चयनित अनुदेशन या सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन, ये इससे अलग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए कर्णकोटर, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर सी अवलोकन, ऑप्शन नंबर डी गतिबोधक। तो जो गतिबोधक है, गतिबोधक यानी इसको इंग्लिश में काइनेस्थेटिक कहते हैं। तो काइनेस्थेटिक वो कैटेगरी हो जाती है जिसमें जो बच्चा होता है शिक्षण अधिगम की प्रविधि में, बच्चा जो होता है उसकी पूरी बॉडी यूज करती है, उसकी पूरी बॉडी को यूज करता है। बच्चा जो भी वर्क करता है, सपोज अगर वो जिम कर रहा है तो जिमिंग में क्या होता है, पूरी बॉडी के अपन डिफरेंट सेंस ऑर्गन और डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को यूज करते हैं। तो उसी तरीके से जो काइनेस्थेटिक है वो उसमें दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाना। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, वो होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 12 क्वेश्चन है। जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था। ये यूपीटीटी में आ चुका है, 2018 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए कुत्तों से, ऑप्शन नंबर बी मुर्गियों से, ऑप्शन नंबर सी बंदरों से और ऑप्शन नंबर डी वन मानुषों से। तो स्किनर ने देखा था, हमने कल देखा कि स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था। कल जो क्वेश्चन किया था, एक इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स लिया था, तो उसमें एक चूहे को रखा गया था और वो चूहे पर एक्सपेरिमेंट स्किनर ने किया था। फिर उसके बाद थॉर्नडाइक की बात आती है, तो थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पर एक्सपेरिमेंट किया था, जो उनका ट्रायल और एरर की थ्योरी थी। बात आती है कोहलर की, तो कोहलर ने वन मानुस यानी कि चिंपांजी, तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो चिंपांजी पर था। तो ये याद कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के सामाजिकरण में से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 मीडिया, ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय, ऑप्शन नंबर 3 परिवार, ऑप्शन नंबर 4 आस पड़ोस। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, उनको फर्स्ट ऑप्शन जो है ए वाले में चारों चीजें आ गई, मीडिया, विद्यालय, परिवार और आस पड़ोस, नेबरहुड। ऑप्शन नंबर बी में 3 और 1 यानी कि परिवार और मीडिया, और ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें परिवार, विद्यालय और परिवार आ गया, और ऑप्शन नंबर डी में 1, 3 और 4 यानी कि मीडिया, परिवार और आस पड़ोस आ गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। बेसिकली देखा जाए तो जो सोशलाइजेशन की एक प्रोसेस होती है, तो सोशलाइजेशन के प्रोसेस में जो भी फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं, जो ओवरऑल फैक्टर्स देखा जाए तो मीडिया भी अफेक्ट करता है, विद्यालय का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, परिवार का तो सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट ही है फैमिली, और आस पड़ोस का भी बराबर ही रोल होता है सोशलाइजेशन में। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है? तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए इज हिपोक्रेट्स, ऑप्शन नंबर बी इज स्किनर, ऑप्शन नंबर सी इज कैचमर और ऑप्शन नंबर डी इज ऑलपोर्ट।
तो इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के आधार पर इन्होंने वर्गीकृत किया था बॉडी को, व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को, कि किस इंसान की कैसी पर्सनालिटी होगी, और जैसी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर होगा, बॉडी स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकता है इंसान की पर्सनालिटी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले तो आप सब बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रेशमर। क्रेशमर ने बताया था ये। इन्होंने 3-4 कैटेगरीज में बताई थी कि कोई इंसान, सपोज अगर कोई मोटे व्यक्तित्व वाला है या उसकी पर्सनालिटी अगर वो मोटा है तो वो थोड़ा फनी टाइप का होगा, और मे बी अगर कोई हट्टा कट्टा या फिर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का व्यक्ति है, तो इस तरीके से इन्होंने अलग अलग पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा शमर के शारीरिक प्रकार का वर्गीकरण नहीं है? तो ये भी एक पर्सनालिटी ही है, बॉडी की पर्सनालिटी को देखते हुए, शरीर की संरचना को देखते हुए व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो कि शमर ने बताया था। तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है पिकनिक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है एथलेटिक, ऑप्शन नंबर सी है कॉलरिक, और ऑप्शन नंबर डी है एस्थेनिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताएं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कॉलरिक, क्योंकि बाकी जो ये पिकनिक भी एक बॉडी स्ट्रक्चर का फॉर्म है, एथलेटिक भी एक जो पतले लंबे व्यक्ति होते हैं, और पिकनिक में मोटे थुलथुले टाइप के व्यक्ति आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो एस्थेनिक है, इसमें जो फिट आते हैं, एकदम बॉडी पर्सनालिटी जिनकी बहुत ही ज़्यादा फिट और स्ट्रॉन्ग कैटेगरीज वाले व्यक्ति आते हैं, तो ये एस्थेनिक में आ जाते हैं। जबकि कॉलरिक नाम की कोई भी कैटेगरी नहीं बताई थी इन्होंने, और इन्होंने वो भी बताया था, इसके अलग अलग नाम दिए थे बॉडी के, तो एक्सोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मीजोमॉर्फ इस कैटेगरी में इन्होंने बताया था, और जो दूसरा नाम था वो कॉलरिक था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉलरिक। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी, यह शिक्षक में लिंग पक्षपात यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप, जो कि बिल्कुल भी लीगल नहीं है। जेंडर रूढ़िबद्धता भी कहते हैं जिसको। तो जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब अगर टीचर ऐसा कर रहा है, क्लास में कंपैरिजन दिखा रहा है, लड़कों के प्रति टीचर का जो रिएक्शन है, या फिर वो कुछ और है और गर्ल्स को वो अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है, बॉयज़ को थोड़ा कंपैरेटिवली अटेंशन ज़्यादा मिल रहा है, तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देगा, जो कि अब बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? तो ऑप्शंस हैं बाह्य प्रेरणा तथा एकरूप मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम। ऑप्शन नंबर सी है प्रत्येक बच्चों की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। ऑप्शन नंबर डी है मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताएंगे। तो जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाह्य प्रेरणा तथा एकरूप मूल्यांकन, यानी जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है तो वो बताता है प्रगतिशील शिक्षा में अवधारणा के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 18 इज, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हैं विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देश, और ऑप्शन नंबर सी है मानकीकृत परीक्षण, और ऑप्शन नंबर डी है प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट शिक्षा योजना। यानी कि जो भी टीचिंग टेक्निक होनी चाहिए वो इतनी स्पेसिफिक होनी चाहिए कि हर बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया जा सके। जो भी बच्चे की नीड है या उसकी रिक्वायरमेंट है, तो टीचर इतना परिपक्व हो, इतना मतलब ट्रेंड हो कि वो बच्चे की नीड को समझ सके और बच्चे को उसी हिसाब से डील कर सके। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 इज, अधिगम का पठार है। तो जो प्लेट्यू होता है, लर्निंग प्लेट्यू, लर्निंग प्लेट्यू जो यूपीटीटी में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो लर्निंग प्लेट्यू क्या होता है? जो पठार सुना होगा आप सबने लर्निंग में, तो क्या होती है, जब भी अधिगम होता है या लर्निंग होती है तो एक टाइम से क्या होता है, लर्निंग स्टार्ट होती है जब, तो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो जो पठार है वो क्या बोलते हैं, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, उसका लेवल कर्व बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि जब लर्निंग स्पेसिफिक हो जाएगी, मीन्स फिक्स्ड हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, तो उस टाइम पर क्या होता है, लर्निंग स्लो हो जाती है और कांस्टेंट हो जाती है। तो जो प्लेट्यू बनता है वो उसी स्टेज पर बनता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम कि अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अविधन में जो अधिगम में लर्निंग में जो ऑब्स्टेकल्स आता है उसको अपन पठार का एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि यही पठार होता है। तो ऑब्स्टेकल्स इन लर्निंग इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 21, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया है? तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है उसमें लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हल, ऑप्शन नंबर बी कैडलर, ऑप्शन नंबर सी कोहलर, और ऑप्शन नंबर डी ब्रिक। इस क्वेश्चन का आंसर आप सब देंगे। तो जो हल ने समस्या समाधान विधि में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को हल ने दिया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हल। क्वेश्चन नंबर 22 है, हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा था? तो ऑप्शंस दिए गए हैं योकम, ऑप्शन बी इज सिम्पसन, ऑप्शन सी डॉक्टर मेस, और ऑप्शन डी कोलेस्निक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताएंगे। तो ये जो करके सीखने वाली बात थी कि बच्चा या जो भी होगा तो वो जब काम को करेगा तो लर्निंग ऑटोमेटिक हो जाएगी, बिकॉज जब तक बच्चे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा किसी काम में, वो इन्वॉल्व ही नहीं होगा, तो लर्निंग होना मुश्किल हो जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए ये जो बात थी हम करके सीखते हैं, ये सिम्पसन द्वारा कही गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सिम्पसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 23 इज, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए अनुक्रिया अनुबंधन, ऑप्शन नंबर बी उद्दीपक सामान्यीकरण, ऑप्शन नंबर सी अनुक्रिया सामान्यीकरण, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शंस देख लिया आपने, अब आप सब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा उद्दीपक सामान्यीकरण, मींस रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन। तो बच्चा काली चीजों को देखता है और काली चीजों को देखकर डरने लगता है, तो इस प्रकार का जो अनुबंधन होगा, जो कंडीशनिंग होगी, वो होगी उद्दीपक सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, सीखना एक तरह
का व्यवहार है, एक तरह के व्यवहार का डैश। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए बचाव है, ऑप्शन नंबर डी विस्तार है, ऑप्शन नंबर सी संशोधन है और ऑप्शन नंबर डी प्रसार है। तो एज पर द ऑप्शंस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रसार यानी स्प्रेडिंग। तो ये भी एक लर्निंग के व्यवहार का टाइप है। क्वेश्चन नंबर 25, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस हैं, मांसपेशियां ताकत में वृद्धि, ऑप्शन बी शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन ना होना, ऑप्शन नंबर सी लैंगिक लक्षणों का विकास और ऑप्शन नंबर डी शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आप सभी बताएंगे। सो एज वी नो दैट कि जो एडोलिसेंस या फिर किशोर अवस्था होती है वो स्टेज जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट इन द सेंस ग्रोथ, हाइट वगैरह बढ़ जाती है, मसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स होंगे जो भी प्यूबर्टी के वो आने लगते हैं। साथ ही साथ में योग्यताओं और शारीरिक क्रियाओं में भी वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा इस हिसाब से, क्योंकि इसमें बताया गया है शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होना, जबकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि किशोर अवस्था यानी एडोलिसेंस ही ऐसी एज होती है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी जाती है और एक सडन ग्रोथ होती है, सडन ग्रोथ का टाइम। बिकॉज उसके पहले जब बच्चा 10, 11, 12 साल का होता है वो ही इज जस्ट लाइक अ चाइल्ड, बच्चे की तरह होता है वो, और सडनली जैसे वो 14 to 15 ईयर्स में एंटर करता है एकदम से सडन उसकी मसल्स बनने लगती है, हाइट एकदम से इंक्रीज हो जाती है, जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने लगते हैं, साथ ही साथ में बियर्ड, माउस्टेट, ये सारे कैरेक्टर्स आने लगते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होता है, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रॉइड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हीरो या नायक की पूजा, ऑप्शन नंबर बी आत्ममोह सेल्फ लव, ऑप्शन नंबर सी समूह प्रवृत्ति या ग्रुपिंग कहेंगे जिसको, ऑप्शन नंबर डी लैंगिक प्रेरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आत्ममोह, यानी बच्चा इस टाइम पर जो एडोलिसेंस या किशोरावस्था होती है इस समय बच्चा खुद से इतना मोह करता है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम शीशे के सामने खड़ा रहना पसंद करता है, खुद को ऑब्जर्व करता है क्या जो, बिकॉज उसमें सडन चेंजेस आ जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हो जाता है अपने लुक्स को लेके। तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं बच्चे इस एज में, वो कैसे दिख रहे हैं कैसे नहीं दिख रहे। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही आम होती हैं, कॉमन होती हैं एडोलिसेंस या किशोरावस्था में। तो आत्ममोह जो होगा वो फ्राइड ने जो बताया ये वही विशेषता है, आत्ममोह की विशेषता है जो किशोरावस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी पीनियल ग्रंथि या पीनियल ग्लैंड। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो तो मास्टर ग्लैंड हो गई, एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर पाई जाती है वो एड्रिनल ग्लैंड होती है, थायराइड जो गले में पाई जाती है, और पीनियल भी हाइपोथैलेमस के यहाँ मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी के ही पीछे हाँ पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। जो पीनियल ग्लैंड होती है ये ओनली 13 ईयर्स तक एक्टिव रहती है। बच्चा मतलब जब 13 साल
के पहले तक ऐसा माना जाता है कि पीनियल ग्लैंड रहती है, और जैसे ही पीनियल ग्लैंड एक्टिव होना कम कर देती है तो बच्चे में प्यूबर्टी आने लगती है और बच्चे में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पीनियल ग्लैंड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज संगठन का आवश्यक सिद्धांत है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए धन कमाना, ऑप्शन नंबर बी संगठन का नाम व ढांचा, ऑप्शन नंबर सी विभागीय, ऑप्शन नंबर डी रोजगार अवसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताएंगे। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विभागीय। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो संगठन के आवश्यक सिद्धांत तो नहीं कह सकते हैं, लाइक धन कमाना, संगठन का नाम व ढांचा, जो ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम व ढांचा, रोजगार के अवसर, ये करेक्ट नहीं होगा, तो विभागीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो आज के लिए लास्ट होगा, तो क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है। ऑप्शंस हैं अभिभावक अध्यापक सभा, ऑप्शन बी गतिविधि प्रदर्शन, ऑप्शन सी खेल प्रतियोगिता, ऑप्शन डी दूरदर्शन कार्यक्रम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे। तो जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खेल प्रतियोगिता। तो खेल प्रतियोगिता जो होती है वो खेल, शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चंस इतने ही हैं। होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।